नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे रमेश उपाध्याय जी द्वारा लिखित कहानी गलत गलत। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं। इस बार फरवरी 28 की है। स्टिक में 8 पॉइंट के छोटे छोटे टाइप रखते हुए 7 तारीख को मिलने वाले 60 रुपयों के बारे में सोचकर खुश हो आता हूँ। कुछ तो फायदा है ही। 30-31 दिन काम करने पर भी 60 और 28 दिन करने पर भी। साल के अधिकांश महीनों में 31 दिन होने की बात बुरी लगती है, किंतु आज मैं गुस्से और दुख से अलग हटकर कोई बात सोचना चाहता हूँ। मन ही मन अनुमान लगाता हूँ कि ओवर टाइम के लगभग 30 रुपये और हो जाएंगे। 60 और 30 90, 40 एडवांस के निकाल दो 50। बस मन कसैला सा हो आता है। रुपयों की बात सोचकर अच्छा नहीं किया, कोई और अच्छी बात सोचनी चाहिए। जैसे पुल पर खड़े होकर नीचे बहते हुए पानी को देखने के बारे में कोई बात, अगन की अकुराई खेती पर जमी हुई ओस बूंदों की बात, चांदनी रात में रात रानी की गंधाती कलियों, डेविड के वायलिन की बात, स्टिक में जमी हुई लाइनें उतारकर गेली में रखने और कॉपी पर दृष्टि जमाकर कंपोजिंग का सूत्र पकड़ने के बाद जब अभ्यस्त हाथ तेजी से छोटे छोटे टाइप चुनने लगते हैं तो सोचता हूँ आज कुछ बातें अनायास याद आए चली जा रही हैं। लगता है भीतर का कोई पहरेदार पुरानी चीज़ों को उलटने पलटने लगा है। कंपोजिंग सेक्शन सूना पड़ा है। इतवार की छुट्टी में अकेला ही एक अर्जेंट काम के लिए ओवर टाइम में आया हूँ। बनर्जी बाबू दफ्तर में बैठे ऊँघ रहे हैं और मशीन मैन विद्याराम खटारा ट्रेडल चलाया जा रहा है। मशीन की आवाज़ें कंपोजिंग सेक्शन तक साफ आ रही हैं और जैसे आकर कहे जा रही हैं। ट्रेडल समय के छोटे से छोटे टुकड़ों में सादे कागजों पर अपनी छाप छोड़े जा रही है। कंपोज किए हुए टाइप मशीन पर चढ़कर इम्प्रेशन दे रहे हैं। थोड़ी देर में इन्हें मशीन से उतार दिया जाएगा। विद्याराम का हेल्पर उन्हें धोएगा और इधर दे जाएगा। सारे टाइप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उनका उस मैटर से कोई संबंध नहीं रहेगा जिसमें लगकर वे अभी छप रहे हैं। फिर एक नया मैटर कंपोज होगा। चारों ओर ठंड, सीलन और मनहूसी छाई हुई है। धूल भरे केस, लकड़ी के पुराने रैक, ब्लॉक, लेड, रूल, कटर, चिमटी, कैंची, चिप्पी, डोरी, सब ठंडी और उदास। ऊपर जलती हुई मरकरी ट्यूब के उजाले में ठंडा और सीलन से भरा कमरा जैसे कोई गुफा। मन के भीतर का कोई पहरेदार बेतरतीब फैली हुई चीज़ों को उठा उठाकर बाहर रख रहा है। मेरे हाथ के अंगूठे से स्टिक में टाइप जमाने के लिए जो लय युक्त खटखट हो रही है, उसी लय में वह पहरेदार काम कर रहा है। मैं जैसे हर लाइन में यथासंभव बराबर स्पेस डाल रहा हूँ। वह भी चाहता है कि बराबर जगह छोड़कर सब चीज़ें करीने से जमा दे, पर उसे असुविधा हो रही है। शायद वह इसका आदी नहीं है। तब और अब में कितना अंतर है। पहले के दिन ऐसे नहीं होते थे। पिघले कोलतार की तरह धीरे धीरे रिश्ते हुए से। कंपोज तब भी करना पड़ता था, लेकिन अपने शहर से दूर एक अजनबी शहर का नयापन एक उत्तेजना सी देता रहता था। यद्यपि नाम और संदर्भ मात्र कंपोजिटर में सिमट आए थे और सुबह 7 से शाम के 7 तक की एक सीधी लकीर दिन और रात को काटती थी। समय के वे दोनों टुकड़े जैसे अनछुए ही पास से पिघलकर पानी में जा गिरते थे। तब जिंदगी पर गुस्सा भी आता। हर चीज़ बेतुकी लगती और हर बात के बाद क्यों लगा लेने की इच्छा होती थी। कोठरी की छत पर एक ही चादर ओढ़कर बिछाकर सोने में मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन जिस दिन तकलीफ होती, अंधेरी रात होती या थकान से बदन दुख रहा होता, नींद बड़ी जल्दी आ जाती। किंतु चांदनी रात में जब प्रमोद जी के बगीचे में रात रानी की कलियां गधाने लगती और गली के मोड़ पर बने चैपल के पास रहने वाला डेविड वायलिन बजाया करता, तो आंखों से नींद उड़ जाती। चांदनी और रजनीगंधा की महक में डूबा हुआ खामोश शहर अपने ऊंचे नीचे मकानों में चुपचाप सो रहा होता। सड़कों की बत्तियां चांदनी रातों में बुझ जाया करती और 2 मंजिले पर बनी उस कोठरी की छत से चारों ओर की पहाड़ियां
सम्मोहन फेंकती हुई सी लगती। तब अपना शहर याद आता। डेविड के वायलिन के स्वर 12-1 बजे तक दर्द में भीग भीग कर आते रहते और मुझे लगता कि मेरे छोटे से शहर में शकुंतला चुपचाप रो रही है। उसकी पीठ और बाहों पर रस्सी की मार की नीली परतें उभर आई हैं और कराहने के लिए उसकी माँ ने भीचे स्वर में डांट दिया है। पास ही अपना घर है। मुन्ना सो गया है। भाभी चौके के ओटे पर कुहनियाँ टिकाए खड़ी हैं। अम्मा, जीजी, भैया आंगन में मेरे सामने खड़े हैं। भैया कह रहे हैं, तुझे जो लेना हो ले जा, पर आइंदा इस घर में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, समझा? अम्मा कुछ कहने को होती है, पर भैया का तीखा स्वर उन्हें रोक देता है। देखो अम्मा, तुम बीच में मत बोलो। अब या तो इस घर में मैं रहूँगा या यह रहेगा। मेरे लिए आज से यह मर गया और इसके लिए मैं। बंटवारा करना हो अभी कर ले, पर मेरे रहते अब यह इस घर में नहीं घुस सकता। मेरे पैरों में ताकत नहीं रही है। मैं बैठ जाना चाहता हूँ। नाक से अभी तक खून बह रहा है। सिर चकरा रहा है। उस घुमेरी में जीजी की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन भैया, ऐसी हालत में कहाँ जाएगा वह? भैया फिर चीख उठते हैं, ऐसी तैसी में जाए, मुझे क्या मालूम। और उन्होंने मेरे दोनों कंधे पकड़कर मुझे दरवाजे की ओर ढकेल दिया। छिर्र। 8 पॉइंट के नन्हे टाइपों की पूरी लाइन स्पेस डालकर कसते समय अचानक टूट जाती है। कुछ टाइप केस में गिर पड़ते हैं। गलत खानों में गिरकर ये न जाने कितने शब्द गलत करेंगे। टूटी हुई लाइन दोबारा कंपोज करते हुए लगता है कि मेरे बराबर का ही एक लड़का मेरे पास खड़ा हुआ झुककर टूटी हुई लाइन और छितरे हुए टाइपों को देख कर रहा है। सिर झुका हुआ है। नाक से खून बह रहा है। कपड़े जगह जगह से फट गए हैं। मार के निशान और चोट की सूजन बदन पर कई जगह दिखाई दे रही है। मैं उसकी ओर घूर कर देखता हूँ तो यह धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चला जाता है। उसके हाथ दोनों ओर बेजान से झूल रहे हैं और वह जैसे तैसे अपने पैरों को घसीटता हुआ चल पा रहा है। बाहर पड़ोस के घर का बंद दरवाजा है जिस पर एक चिक झूल रही है और उस बंद दरवाजे को भेदकर रस्सी की सड़ाक सड़ाक की आवाज़ें आ रही हैं, साथ ही चीखें और रुदन, और सबके ऊपर एक कर्कश और भींची हुई आवाज़, खबरदार जो चिल्लाई, तो भी तो कम नहीं है, बेशरम। और आगे गली में जाने पर हंसी, कह कहे, घृणा और तिरस्कार में डूबे हुए स्वर। मजनू है साला, जिंदगी भर याद रखेगा। घर से निकाल दिया, अच्छा किया, आखिर बड़ा लड़का समझदार है। इसकी तो साले की सोहबत ही ऐसी है। सोहबत? उस हालत में आते हुए देखकर मिसरानी भौजी दौड़ पड़ती हैं। अरे भैया, ई का भवा, ई का हाल बनाए रखा है। कौनो साथे झगड़ा हुई गवा का? हाय दैया। मोहल्ले वालों को गालियाँ देती जाती है। हल्दी चूने का गर्म लेप चोटों पर लगाती जाती है। अर्धमूर्छा की स्थिति में लगता है जैसे अपने सब लोग खड़े खड़े देख रहे हैं और मिसरानी भौजी अपनी कोमल उंगलियों से रग रग सहलाए जा रही हैं। मिश्रा जी और मिसरानी भौजी से कुछ नहीं छिपा। उन्हीं से तो 40 रुपये उधार लिए थे और रोज़ 2 घंटे का ओवरटाइम बचाकर लौटाए थे। शकुंतला को समझा दिया था कि अपनी माँ को न बताए। कह दे प्रिंसिपल ने अपनी तरफ से इम्तिहान की फ़ीस भर दी है। 30-35 रुपए के पीछे कॉलेज का रिजल्ट और शकुंतला का साल बिगाड़ना वे नहीं चाहती। यह झूठ उस समय अच्छा लगा था। एक सपना टूटने से बच गया था जिसकी रक्षा शकुंतला की माँ नहीं कर पा रही थी। लेकिन परीक्षा के बाद जब शकुंतला ने उसी झूठ का सच माँ से कह दिया था तो वे उबल पड़ी थी। छाती पीटती हुई गली में निकल आई थी। हाय, अब तो गरीबों की इज्जत आबरू ही नहीं रही। विधवा बामनी लुट गई रे। सीधी जान की छोरी को बहकाए लिया रे 40 रुपए की खातिर। 40 रुपए की तो आड़ थी। शकुंतला की माँ उस दिन का बदला ले रही थी जिस दिन मैंने कह दिया था, माँ जी ना हो कोई छोटी मोटी दुकान ही रख लो घर में, 2 ही तो जीव हैं, गुजारा हो जाएगा। ये सीधे सवैया नेक पूजा जी में आया था कि कह दूं कि पुरोहिताई के नाम पर भीख लेना अच्छी बात नहीं है, पर कहा इतना ही। अब वक्त बदल गया है। माँ जी को बुरा लगा था। उस समय बात टाल दी गई,
लेकिन मन में एक गांठ पड़ गई थी जो मौका पाते ही उस दिन खुल गई और मोहल्ले वालों का खून खौल उठा था। गरीबन की बेटी है, जितनी सामर्थ्य थी पढ़ाया, नहीं पढ़ा सकती घर में बिठा दिया। उसके बाप का इसमें क्या जाता था? वह कौन होता था चोरी छिपे 40 रुपए देकर फीस भरने वाला? और फिर उसके पास 40 रुपए आए कहाँ से? तनख्वाह तो पूरी की पूरी घर में दे देता है। मिलते ही कितने हैं? 45 रुपए ली। घर में किसी ने दिए नहीं, फिर पाया कहाँ से? कहीं से चोरी चपाटी की होगी। कब की बात है? 3 महीने पहले की। अरे, तभी हमारे घर में घड़ी चोरी हो गई थी। बस घड़ी बेच के दिए होंगे शकुंतला की फीस के 40 रुपए और बाकी उड़ा दिए होंगे। अरे, उड़ा क्या दिए होंगे? दिन रात उस मिसरानी के यहाँ घुसा रहता है। पूछो, इसी से पूछो, बता कहाँ बेची थी घड़ी? झूठ झूठ बोलता है। बता कितने रुपए लिए थे? नहीं बताता तो ले, मारो साले को, अपने आप को भूलेगा। लगता है उस समय सारी दुनिया के प्रति विद्रोह भाव से भरकर जो इस अजनबी शहर में चला आया था वह कोई और था। वो कोई और ही रहा होगा जो मिश्रा जी का दिया हुआ धोती कुर्ता पहने भारतीय प्रेस में आ खड़ा हुआ था और काम मांगने लगा था। आज का सा मन होता तो रेल में बैठकर यहाँ आने के बजाय रेल के नीचे लेटकर कहीं चला जाता, किंतु उन दिनों तो एक आग थी। हरामजादों, तुमने मुझे बेकसूर मारा है। ठहर जाओ थोड़े दिन, गिन गिन कर एक एक से बदला लूँगा। उन दिनों बार बार इच्छा होती थी कि कोई डाकुओं का गिरोह मिल जाए तो उसमें शामिल हो जाऊं, तब एक एक को भून कर रख दूं। लेकिन भारतीय प्रेस में काम मिल गया था और बनर्जी बाबू ने ही एक कोठरी 5 रुपए महीने पर दिला दी थी। शुरू शुरू में सामान के नाम पर मिसरानी भौजी की दी हुई एक चादर भर थी, किंतु धीरे धीरे कोठरी में सामान बढ़ गया था। 50 रुपए में आराम से महीना कट जाता था। एक ही चादर ओढ़ बिछाकर सोने की मजबूरी नहीं रह गई थी। किंतु जब चांदनी रात में रजनीगंधा महकने लगती और डेविड के वायलिन के स्वर दर्द में भींग भींग कर आने लगते, तब नींद उड़ जाती। ओटे पर कोहनियाँ टिकाए खड़ी भाभी एकटक देखती रहती। अम्मा और जीजी के होठ कुछ कहने के लिए फड़कते रहते। भैया मुझे घर से बाहर ढेलते रहते और मैं सिर झुकाए बेजान सी बाहें लटकाए पैरों को घसीटता हुआ सा दरवाजे से निकलता रहा। और पास ही कहीं जवान लड़की रस्सियों की मार के बाद कराती रहती। किंतु एक दिन वायलिन खामोश हो गया। वह खामोशी बड़ी अटपटी लगी थी। यूँ मैं जानता था कि डेविड कैंसर का मरीज है, उसे किसी भी दिन वायलिन छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन एक दिन उसने कहा था, माधो बाबू, डॉक्टर साला हमको बोला कि वायलिन मत बजाओ। लेकिन हम पलट के कहा, डॉक्टर वायलिन नहीं बजाएगा तो जिएगा कैसे? ग्रेस को हम कोई खुशी नहीं दे पाया। वायलिन उसका हॉबी है, वह भी हम बंद कर दे? नहीं नहीं, मरते दम तक हम बजाता रहेगा। कहते कहते उसके गले की नसें फूल आई थीं और कत्थई बुंदकियों वाले सफ़ेद चेहरे पर लाल रंग उभर आया था। चैपल के अहाते की दीवार पर बैठकर वह बड़े इत्मीनान से बातें किया करता था। उसने आयरलैंड कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका नक्शा उसके दिमाग में घूमता रहता। कहता, माधो बाबू, हमारा पेरेंट्स हमको 1 महीने का लेकर यहाँ आया था। हम आयरिश है। 1 महीने का बच्चा क्या होता है, यही इतना बड़ा हो गया। तुम समझते हो मुझे ठीक से हिंदुस्तानी बोलना नहीं आता, लेकिन भाई इस चैपल के अहाते में मेरे माता पिता की बहुत सी यादें हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए मैं वैसे ही बोलता हूँ जैसे वे बोलते थे। बहुत प्यार करते थे मुझे। कहते हुए उसने हवा में एक क्रॉस बनाया था। लेकिन उस दिन वायलिन नहीं बज रहा था। लगता था कि चांदनी रात में चैपल के पास का यह इलाका उस स्वर के बिना वीरान हो गया है। देखने के लिए उतरा ही था कि डेविड की मृत्यु सूचना देता हुआ चैपल का घंटा बज रहा था। उस दिन ग्रेस को देखा था, फूट फूट रोते हुए। उस ग्रेस को जो बीमार और बेकार डेविड को चुनकर अपनी नौकरी से उसके साथ गृहस्थी चलाती हुई हड्डियों की हल्की और दुबली ऊंचाई भर रह गई थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि कौन सा सुख भोगा होगा उन्होंने, पर मैंने भी तो बड़े यत्नपूर्वक अपने परिवेश में अतीत की हर चीज़ का एक पर्याय खोज निकाला था। अम्मा के लिए पड़ोस में रहने वाले प्रमोद जी की माँ
जीजी के लिए बंगाली बाबू की बहन रोमा दी, भाभी के लिए मोना भाभी, मिश्रा जी के लिए विमलदा और मिसरानी भौजी के लिए शांता भाभी। लेकिन शकुंता का पर्याय नहीं मिलता था। उसके पर्याय की तलाश जारी थी। इन पर्यायों की तलाश में कभी कभी मन झूठे आत्मतोष से भर जाता है कि ये सारे संबंध जबरदस्ती थोपे हुए नहीं हैं, बल्कि स्वयं बनाए हुए हैं। सब कुछ स्वयं अर्जित किया हुआ है। एक इच्छापूर्वक चुन लेने का एहसास होता, खरीद लेने की सी अनुभूति जो भ्रांति होकर भी सुख देती थी। पर डेविड की मृत्यु ने सब कुछ झुठला दिया। चांदनी रातों की खामोशी दूर करने के लिए कोई डेविड नहीं खरीदा जा सकता। ग्रेस के आंसुओं को सुखाने के लिए कोई ऐसा रुमाल नहीं खरीदा जा सकता जो उसकी आंखों में गहराती हुई डेविड के अभाव की खाई को ढक पाते। आदमी बातों को खानों में बांटकर और एक एक खाने से टाइप लेकर जिंदगी कंपोज करता चला जाता है। लेकिन मैं कंपोजिटर होते हुए भी झाड़ी से एक टहनी खींचने पर जैसे एक दूसरे से उलझकर बहुत सी झाड़ झंखाड़ खिंचाते हैं, वैसे ही अपनी बातों के साथ और बहुत सी बातों की यादें चली आती हैं। उस दिन अचानक भारतीय प्रेस का पता पूछते हुए भैया मेरे सामने आ खड़े हुए तो मेरे हाथ कांप गए थे। 5-6 महीने बाद बिना किसी सूचना की भैया क्यों चले आए? उस दिन भी नन्हे नन्हे टाइपों से कंपोज की हुई एक लाइन टूट बिखर गई थी। टूटी हुई लाइन दोबारा कंपोज करने के बजाय मैं स्टिक एक ओर रखकर भैया के पैर छूने के लिए झुक गया था। जब सबके सामने भैया की आंखों में आंसू निकल पड़े थे तो लगा था कि भैया की जिंदगी की पूरी गेले के प्रूफ में ये आंसू गैंग फॉन्ट बनकर चमक रहे हैं। मैला सा सफ़ेद कुर्ता और धोती, पैरों में टूटी चप्पल, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर रात भर की जागरण और सफ़र की थकान उदासी बनकर जमी हुई थी। सहसा विश्वास नहीं हुआ कि भैया इतनी दयनीय रूप में भी कभी मेरे सामने आ सकते हैं। छुट्टी लेकर प्रेस से निकला तो समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ ले जाऊं। कोठरी छोड़ने का दुख हो रहा था। 5 रुपए की बचत के मुंह में, लेकिन फिर भीतर ही भीतर एक भैंसा मुझे कपाए जा रहा था। मेरे साथ ग्रेस को देखकर क्या कहेंगे भैया? फिर सहसा सिर झुकाए, बेजान से हाथ झुलाता और पैरों को घसीटते हुए दरवाजे से बाहर निकलता हुआ एक लड़का मेरी आंखों के सामने से गुजर गया और मैं कठोर हो आया। पूछा इतना ही, अम्मा कैसी है? ठीक है। भाभी? वह भी। और जीजी? गए महीने उसका ब्याह कर दिया। मैंने भैया की ओर घूर कर देखा। लगा कि उनकी उदासी और चेहरे पर पड़ी पीड़ा की परतें एक मेकअप है जो किसी खास भूमिका के लिए किया गया है। कहा, मुझे खबर भी नहीं दे सकते थे? तुझे बुलाने का मन तो बहुत था, पर लोग न जाने क्या सोचते। किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता, कहीं शादी ही रुक जाती। तू अभी तक नाराज है? नाराज होने से क्या होता है? यहाँ कैसे आना हुआ? पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? मिश्रा जी जौनपुर जाते समय पता दे गए थे। मारहरा वाले पीछे पड़े हैं अपनी लड़की के लिए। सब जानते हुए भी? अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने फिर उनके चेहरे की ओर देखा, शायद तीखेपन से कहने के लिए कि जिज्जी के ब्याह में मेरे आने से क्या फ़र्क पड़ता था। भैया एक क्षण छिटक कर मुझे घूरने लगे थे। शायद मेरी दृष्टि अधिक तीखी हो गई थी। फिर उनकी आंखों में ऐसी मजबूरी झलक आई थी मानो कह रहे हों, तू हम लोगों को माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन मन यह सब सुनने के लिए तैयार नहीं था। अपना अपमान चुभ रहा था। इच्छा हो रही थी कि भैया को जितना सता सकूं सताऊं। शायद वही मौका था। एक क्षण सोचकर मैंने कह डाला, मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली है? कब? किससे? भैया ने मेरी बाँह पकड़कर मुझे झंझोड़ दिया था। क्षण भर को आतंक और क्रोध का मिला जुला सा अनुभव हुआ था, किंतु भैया की पकड़ ढीली हो जाने पर आवाज़ खींचकर मैंने कह दिया, चलो देख लो चलकर। भैया ग्रेस को थोड़ी देर तक एकटक देखते रहे थे। फिर उनकी आंखों में वही तो मेरे लिए मर गया वाला भाव आ गया था। बोले, अच्छा मैं चलूँ अब? कहाँ? आज ही लौट जाना है। लेकिन खाना? थोड़ा आराम तो कर लेते, सफ़र में थक गए होंगे। खाना? आराम? भैया बुदबुदाए। खैर जो तुम्हारे मन में आए करो। आदमी को अकेले ही
अपने ही पैरों पर और उठकर चल दिए थे। ग्रेस ने रुकने के लिए कहा तो उनका चेहरा क्रोध और घृणा से तन गया। उस समय भैया पर गुस्सा आया। लगा कि यदि ग्रेस के लिए एक शब्द भी उन्होंने कहा तो कुछ अनहोना हो जाएगा। लेकिन भैया चुपचाप ही पलट पड़े थे, सीधे स्टेशन। गाड़ी चलने तक मैं पास रहा, पर भैया मेरी ओर से मुंह फिराए रहे, कुछ भी नहीं बोले। मुझे लग रहा था कि गाड़ी चलने के क्षण तक भैया का क्रोध शांत हो जाएगा और वे गाड़ी से उतरकर मेरे साथ चल देंगे। कहेंगे, खैर अब जो है ठीक है। किंतु प्लेटफॉर्म पर उनके डिब्बे की खिड़की के सामने मैं हाथ जोड़े खड़ा रह गया और भैया दूसरी दिशा में देखते चले गए। यह भी नहीं देख पाया कि जाते समय उनकी आंखों में क्या था। लौटते समय उनके बुदबुदाए हुए शब्द याद आ रहे थे, आदमी अकेले ही, अपने ही पैरों पर। लेकिन ये शब्द एक बात कितने तीखे स्वर में कहे थे भैया ने। हाई स्कूल करा दिया, यही बहुत है, आगे हमारी सामर्थ्य नहीं है। मेरी मानो तो प्रेस में काम सीखकर कुछ कमाने लायक बनो। मैंने शिवदयाल जी से बात कर ली है और आगे तुम जानो और अम्मा जाने। मेरे पास नहीं है पैसा। कल को तुम तो पढ़ लिख कर अपनी गृहस्थी संभालोगे, फिर मुझे तो अपने बाल बच्चे देखने हैं। आदमी अकेले ही झेलता है, अपने पैरों पर ही उसे खड़ा होना पड़ता है। तब से स्कूल कॉलेज की चर्चा भी घर में नहीं चली। प्रेस में 2 महीने काम सीखने के 30 रुपये और तीसरे महीने से 45 रुपये महीने, 6 पॉइंट से 72 पॉइंट, ब्लैक वाइट इटैलिक लेड रूल कैची चिमटी, एक एक अक्षर, एक एक अक्षर। ये उंगलियां एक दिन शिथिल हो जाएंगी। तब बूढ़े भोलाराम कंपोजिटर की तरह तनख्वाह 70 से घटाकर 50 कर दी जाएगी, फिर 50 से 30 रुपये, और एक दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भोलाराम, अब तुमसे काम तो होता नहीं, बुढ़ापे में बैठकर आराम क्यों नहीं करते? साहब, कमाने वाला तो मैं ही हूँ, आराम करूँ तो? अब तो लड़का बड़ा हो गया है, उसे सिखा दो काम। वह पढ़ रहा है साहब, पढ़ लिख जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन हम यह रोज रोज का नुकसान कैसे देखें? 1 रुपये में तुम जितना काम करते हो, कोई नया लड़का 12 आने में उतना काम खींच देगा। लेकिन कुछ नहीं। भोलाराम कंपोजिटर जिंदगी की 50 वर्ष 6 पॉइंट से 72 पॉइंट के फेर में बिताकर ठंड, सीलन और उदासी से भरे इसी कंपोजिंग सेक्शन में 50 साल तक मेहनत से नौकरी करने के बाद बेकार हो जाता है। दिन भर काम में लगे रहने वाली ग्रेस और दुबली और कमज़ोर होती जा रही है। नौकरी से उसे निकाल दिया गया है। मेरे 80-90 रुपये में ही दोनों का काम किसी तरह चल रहा है। लेकिन अक्सर यह महसूस होता है कि यह जीने का सही तरीका नहीं है। रात के अंधेरे में जब हम दोनों की सांसें एक दूसरे के पास जागी हुई पड़ी रहती हैं, तब डेविड के माँ बाप के समय की पुरानी दीवार घड़ी क्लिक क्लिक के बजाय गलत गलत कहती रहती है। गलती के इस एहसास से बचने के लिए और अंधेरे में एक दूसरे से अपना चेहरा छिपाने के लिए हम समीप आ जाते हैं। लेकिन यह एहसास पीछा नहीं छोड़ता। जाने क्यों, सब कुछ भूल जाने के क्षणों में ही यह याद रहता है कि हम जी नहीं रहे, मृत्यु की ठंडी, अंधेरी और गहरी गुहा में उतरते चले जा रहे हैं। उस दिन देर रात तक ओवरटाइम करने के बाद घर लौटा तो लगा कि मौसम बदल गया है। सर्दी खत्म हो गई है और हवा में कुछ खुश्की आ गई है। चांदनी फैली हुई थी, सड़क बत्तियां बुझी हुई थी। चैपल के अहाते में पांव रखते ही लगा कि डेविड की कमी आज सब दिनों से अधिक खटक रही है। वायलिन की धुन की कसर है कि वह हो और रात का अधूरापन मिट जाए। एक आह सी अहाते की हवा को सौंपते हुए कमरे की ओर आया तो लगा कि खिड़की के सहारे वायलिन लिए हुए अपनी परिचित मुद्रा में डेविड खड़ा है। बस खड़ा ही है, बजा नहीं रहा। आगे बढ़कर पुकारा, ग्रेस, और बाईं हथेली से उसकी गर्दन पर बिखरे बालों को सहला दिया। वह रो रही थी, पर मुझे देखकर चौंकी नहीं। वायलिन उसी तरह पकड़े हुए रही। आंसू पोंछने की भी कोशिश नहीं की। बेहद उदास ठंडे स्वर में बोली, डेविड की याद आती है। आगे का शब्द मेरा ही नाम था, लेकिन वह रुलाई में दब गया और वह वायलिन खिड़की में ही रखकर औंधे मुँह चारपाई पर जा गिरी। चुपचाप देखता रहा, सांत्वना भी नहीं दे पाया। वायलिन को छू सहलाकर जैसे स्वयं को सांत्वना देने का प्रयत्न करता रहा। और उस रात कितना और रह गया भाई? चौंक कर
बनर्जी बाबू की ओर देखता हूँ। फिर एकाएक हड़बड़ा कर कहता हूँ, बस अभी हुआ जाता है साहब, सिर्फ प्रेस लाइन लगानी है। तो आज 2 बजे छुट्टी करने का पक्का इरादा है? हाँ साहब, आज तो मन होता है कह दूँ कि आज ग्रेस के साथ पिक्चर देखने जाना है, पर कहाँ नहीं जाता। अच्छी बात है, लेकिन रुक जाते तो थोड़ा काम और निपट जाता। चुप रह जाता हूँ। मेरे चुप रह जाने का अर्थ बनर्जी बाबू समझते हैं और चुपचाप दफ्तर में चले जाते हैं। मेरे हाथ तेजी से कंपोज करने लगते हैं। लाइनें पूरी होने पर मैटर उतार बांधकर प्रूफ बनर्जी साहब की मेज पर रखकर टब में भरे पानी से कालिक लगे हाथ धोने लगता हूँ। चलते समय अपना टाइम कार्ड बनर्जी बाबू के सामने बढ़ाता तो कहते हैं, अरे हाँ, तुम्हारी एक चिट्ठी है, और एक पोस्ट कार्ड मेरी ओर बढ़ा देते हैं। कोने फटा पोस्ट कार्ड, भाभी गुजर गईं। कार्ड पर लिखे बदसूरत अक्षर कीलों की तरह आंखों में चुभने लगते हैं। चुपचाप कार्ड जेब में रख लेता हूँ। मन में कोई कहता है कि रोना चाहिए, लेकिन रोने जैसा कुछ महसूस नहीं होता। सामने बैठे मेरे टाइम कार्ड पर ओवर टाइम लिखते हुए बनर्जी साहब पर मुझे गुस्सा आने लगता है कि कितनी देर से ये कार्ड को रखे बैठे हैं। टाइम कार्ड जेब में रखकर बाहर आता हूँ तो लगता है कि दिमाग एकदम ठप हो गया है। विद्याराम ट्रेडिल पर अब भी पूरी रफ्तार से काम किए जा रहा है। प्रेस से बाहर निकलकर भी ट्रेडिल की फड़ाक फड़ाक कानों पर चोट करती है। भाभी के कई रूप आंखों में भर आते हैं। उनकी खिलखिलाती हुई हंसी की याद चीरती चली जाती है और सामने के मकान, सड़क और सड़क पर खेलते हुए बच्चे आंखों में डूबने लगते हैं। ओटे पर कोहनियाँ टिकाए खड़ी भाभी का चेहरा स्थिर एकटक ताकने लगता है। घर पहुंचता हूं तो अचानक चौंक जाता हूं। ग्रेस आसमानी रंग की साड़ी पहने शीशे के सामने खड़ी हुई बालों में कंघी फेर रही है। देखते ही कहती है, तुम भी क्या याद करोगे, आज तुम्हारी पसंद की। लेकिन मेरी ओर घूर कर देखते ही अपनी बात बीच में ही तोड़ देती है और एकदम सामने आकर कहती है, क्या हुआ? मैं कार्ड निकाल कर उसके सामने रख देता हूँ। कार्ड पढ़कर वह हवा में ही क्रॉस का निशान बनाकर कुछ बुदबुदाती है। फिर पास आकर मेरे बालों को सहलाकर कहती है, रो मत, रोने से क्या होगा। कहते कहते उसका गला भारी हो जाता है और वह रसोई की ओर चली जाती है। थोड़ी देर में आती है तो वही सादी फूलदार धोती पहने हुए, हाथ में पानी से भरा गिलास लिए हुए, लो उठो, हाथ मुंह धो लो। 10:10। गाड़ी छूटने में भी 5 मिनट और हैं। डिब्बे में भीड़ नहीं है, जगह अच्छी मिल गई है। रात भर आराम से सोते हुए जाया जा सकता है। हल्का सा बिस्तर बर्थ पर बिछाकर ग्रेस नीचे उतर आई है। कह रही है, देखो पहुंचते ही खबर देना और ज़्यादा दिन मत लगाना। मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ। एक ही प्रश्न मन में उठता है, मैं क्यों जाऊँ वहाँ? मुझे किसने बुलाया है? अम्मा ने सूचना भिजवाई है, बुलाया तो नहीं है। भैया से सब कुछ मालूम हो गया होगा, लेकिन कुछ नहीं। मेरे बारे में, ग्रेस के बारे में एक शब्द भी नहीं। जेब में पड़ा टिकट चुप सा रहा है। एक छोटे से शहर का स्टेशन याद आ रहा है, जहाँ एक अजनबी शहर को जाने वाली गाड़ी में बैठकर फिर कभी न लौटने की कसम खा रहा हूँ। जहाँ मिसरानी भौजी विदा करने आई हैं और रो पड़ी हैं। एक शहर याद आ रहा है, जहाँ एक लड़का बेगुनाह पिटकर अपने पैर घसीटता हुआ सा चल रहा है और एक जवान लड़की रस्सियों की मार के बाद कराह रही है। गाड़ी सीटी देकर चलने को होती है कि मैं तेजी से बिस्तर समेटकर प्लेटफॉर्म पर उतर आता हूँ। ग्रेस पूछ रही है, यह क्या, उधर क्यों आए? मैं चुप हूँ। खुला हुआ बिस्तर मेरी बाहों में भिजा हुआ है। गाड़ी आंखों के सामने से धीरे धीरे खिसक रही है। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी की गति तेज हो गई है और इंजन की छक-छक की तरह मेरे सीने में धक धक हो रही है। प्लेटफॉर्म जैसे एक अंधी गुफा बन गया है और वहाँ खड़ा हुआ मैं अपनी पुरानी घड़ी की क्लिक क्लिक की आवाज़ सुन रहा हूँ। तो ये थी कहानी गलत गलत। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।